15 अगस्त 1947 यानी देश के बंटने की कहानी की श्रृंखला में आज की वार्ता में यानी 5वें एपिसोड में मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं। विभाजन की विभीषिका यानी 15 अगस्त कैसे एक घिनौनी कहानी के रूप में हमारे सामने एक जख्म जो जश्न बन करके हमारे सामने खड़ा है, उसके पीछे की साजिश की कहानी को मैं पिछले 4 एपिसोड्स में आपके साथ साझा करता आ रहा हूं। आज हम उस क्रम में आगे बढ़ेंगे। मैंने चौथे एपिसोड में बताया माउंटबेटन 22 मार्च 1947 को भारत आ चुका था। गांधी से उसकी पहली मुलाकात वायसराय बनने के बाद 1 अप्रैल 1947 को होती है। गांधी के जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बना देने के प्रस्ताव जो गांधी ने बड़े ही स्ट्रेटेजिक तरीके से एक छल करते हुए प्रस्ताव रखा था कि मैं अपना पल्ला भी झाड़ लूंगा, ना जिन्ना कभी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि नेहरू और पटेल भूखे भेड़िए की तरह गांधी के पीछे पड़ जाएंगे। और यही हुआ भी। और गांधी इस प्रकार से इस प्रस्ताव को दे करके अपने आप को क्लीन चिट देना चाहता था, लेकिन वह क्लीन चिट दे करके इन सारे जो घटनाक्रम थे उससे अलग भी नहीं होना चाहता था। दरअसल 1947 के अप्रैल और मई महीने में जहां एक और माउंटबेटन इस बात को लेकर के डेस्परेट था कि कैसे हम अपने उस प्लान को भारत में यथाशीघ्र अप्लाई करें जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने उसे भारत भेजा था, जिसके लिए उसके कजन यानी जॉर्ज सिक्स ने उसे यहाँ भेजा था, और जिसके लिए स्वयं माउंटबेटन आया था। ये 3 योजनाओं के साथ आया था जिसका नाम उसने माउंटबेटन योजना दिया था। क्लेमेंट एटली का कहना था ट्रांसफर ऑफ पावर कर दो। जॉर्ज सिक्स का कहना था कि इंडिया को किसी भी कीमत पर एकदम इंडिपेंडेंट मत करो, उसे कॉमनवेल्थ का मेंबर बना दो, जो कि इंडिया आज तक है। और माउंटबेटन स्वयं कुछ और ही खिचड़ी पका रहा था अपने मन में। इन सारी योजनाओं को लेकर के आया। चौथे एपिसोड में हमने देखा कि माउंटबेटन गांधी से मिलकर के क्या कुछ करता है। आज हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे दृश्य दिखाना चाहता हूं जो उन दिनों भारत, जो तब तक कम से कम यानी कि अप्रैल में 1947 तक एक कह सकते हैं कि जो पूरा भारत था, उस पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में किस तरह की बातें हो रही थी और किसके नाम को लेकर के वो बातें हो रही थी, उसकी एक झलक मैं आपको दिखाता हूं। क्या ढाका, क्या कलकत्ता, क्या दिल्ली, क्या कराची, क्या लाहौर, क्या मियांवली, क्या रावलपिंडी और क्या लायलपुर। चलिए हम लायलपुर की ही बात कर लेते हैं। आज का फैसलाबाद जो पाकिस्तान का एक टाउन है, उन दिनों लायलपुर के नाम से जाना जाता था। और वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो उस समय के यूनाइटेड इंडिया में एकमात्र ऐसा शहर था जिसके मेन टाउन को डिजाइन किया था एक अंग्रेज, लायल नाम का अंग्रेज ने। और उसके मेन टाउन में यूनियन जैक की शक्ल में जो क्लॉक टावर मार्केट है, आज भी आप गूगल मैप में जूम इन करके उसे ढूंढ सकते हैं। इन सभी जगहों पर जो बातचीत का मूल विषय था वो मुसलमानों के लिए एक अलग था, हिंदुओं के लिए अलग था। जहां पर पाकिस्तान बनना था वहां पर जो भी हिंदू थे वे काफी संपन्न थे। उनके सामने एक दुविधा थी कि घर बार, संपत्ति और को छोड़ करके और जो कुछ भी समेट सकते हैं अपने हाथ में उठाने के लायक उसे ले करके भाग जाएं, या फिर प्रतीक्षा करें गांधी के उस आश्वासन की जिसमें गांधी बारंबार कह रहा था और कम से कम उसकी प्रतिध्वनि दूर दूर तक फैलाई जा रही थी कि पार्टीशन मेरे डेड बॉडी पे होगा। और इसको लेकर के लोग बड़े ही आश्वस्त थे। इसीलिए बहुत कम लोग ऐसे थे जो बाद में बनने वाले पाकिस्तान के यूनाइटेड इंडिया के हिस्से को छोड़ करके आना चाहते थे। और इसी उहापोह में वे अपना सब कुछ गंवा बैठे। घर बार तो गया ही, संपत्ति तो गई ही, साथ ही साथ घर के बहन बेटियों की लाज भी गई। उन्हें भी माले गनीमत समझ करके जिहादी मुसलमान उठा करके ले गए और बहुत लोगों को जला दिया, जिंदा मार दिया और लाखों लोग मारे गए उस पूरे एक विभाजन की विभीषिका में। इसी भूमिका में, इसी पृष्ठभूमि में माउंटबेटन अपने प्लान को और आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस के नेताओं से बात कर रहा था और अपने आप को
वायसराय के रूप में इस तरह से इस्टेब्लिश कर रहा था कि बहुत ही इफेक्टिवली इसको कार्यान्वित कर दे। उसके पास हर जगह से रिपोर्ट्स आ रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स तो इतने डरावने थे उसके लिए, जहां अंग्रेज अफसर बारंबार उसे बता रहे थे कि जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां पर दंगों को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। और ऐसे में जिन्ना अंदर ही अंदर इसलिए खुश हो रहा था कि एक तरफ वो क्लेमेंट एटली का ट्रांसफर ऑफ पावर वाला प्लान भी लागू कर देगा, दूसरी तरफ अपने कजन का जो प्लान था कि इंडिया को कॉमनवेल्थ का हिस्सा बना दे, वो मन ही मन उसके लड्डू इसलिए फूट रहे थे कि उसके कजन को एक इंडिया चाहिए था और माउंटबेटन उसके प्लेट में दो दो कंट्री देने जा रहा था, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। और यही था माउंटबेटन प्लान। अब हम आते हैं ऐतिहासिक घटनाक्रम के उस मोड़ पर जहां सब कुछ एकदम क्लियर हो गया। और अभी भी जो लोग भविष्य में बनने वाले पाकिस्तानी हिस्से में रह करके, विशेष करके हिंदू लोग, मुसलमान तो जिहाद कर रहे थे, कुरान और उसके एक चैप्टर जिसमें माले गनीमत वाला अल अनफाल, उसको फॉलो कर रहे थे। वे अपना काम कर रहे थे, छल कपट प्रपंच से कुरान के जिहाद के डिक्टेट को फॉलो करते हुए हिंदुओं का कत्ल कर रहे थे। हिंदू इस असमंजस में थे क्योंकि दो बातें बहुत तीव्रता से फैलाई जा रही थी। गांधी का कि देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, और दूसरा कि अभी हमारे पास कम से कम एक साल का तो समय है, क्योंकि अंग्रेजों ने जून 1948 का समय दिया है। अचानक से सब कुछ कैसे परिवर्तित हो गया और कैसे 15 अगस्त तो तारीख बन गई, इसी की चर्चा आज हम करेंगे। और क्या इसे रोका जा सकता था? एकदम रोका जा सकता था। इसे सब लोग मिलकर के रोक सकते थे, जिन्ना को सब लोग मिलकर के चुप करा सकते थे, गांधी भी, नेहरू भी, पटेल भी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? और अंततः सारा ब्लेम गांधी पर ही क्यों आकर के टिकता है? क्योंकि जो पहले से ही क्रिमिनल है, जो पहले ही कह चुका है कि नहीं हमको तो बंटवारा चाहिए, उसकी हम चर्चा नहीं करते हैं। हम उसकी चर्चा करते हैं जिसके कारण वो अंततः कह सकते हैं कि जिसने इस दीवार को गिराने में, या यूं कह लें कि भारत के दो टुकड़े करने में जो आखिरी जो तलवार चलाई, उस व्यक्ति की चर्चा इसलिए होती है कि बहुत पावरफुल था, कम से कम उसकी इमेज ऐसी थी, वो था गांधी। आइए हम घटनाक्रम की ओर चलते हैं। 31 मई 1947 को ब्रिटेन के कैबिनेट ने इस बात को पूरी तरह से घोषित कर दिया कि अब जो है इंडिया विल बिकम ए न्यू नेशन that will be part of Commonwealth, etc., etc., but we will give the transfer of power to the local leaders. इसके बाद 1 जून, 2, 3, 4 और 5 जून बहुत ही महत्वपूर्ण तारीखें हैं। 1 जून को माउंटबेटन अपने आप को प्रिपेयर करता है कि हम मॉर्निंग में उठ करके कैसे कैसे किन किन लोगों से मिलेंगे, और उस सारे मीटिंग्स को तय करता है कि आज हम मुस्लिम लीग के नेताओं से मिलेंगे, सिख के नेताओं से मिलेंगे। ऐसे करके वह 2 जून के सुबह तक, यानी लगभग 12 बजे से 90 मिनट हम इधर कर दें तो 10:30 बजे तक वह अपने सारे लोगों से मिलजुल करके निश्चिंत हो रखता है। इस बीच में गांधी के पेट में जबरदस्त दर्द हो रहा होता है। 1 जून की रात में ही जब वो सोने जाता है, दर्द का मतलब वो बहुत बेचैन रहता है। वो सारी बातें रिकॉर्डेड है, उसके आसपास के लोग उसकी इस बेचैनी को महसूस करते हैं। उसकी बेचैनी सिर्फ इस बात को लेकर के थी कि ये जो कुछ भी खिचड़ी पक रही है, कहीं ऐसा ना हो कि उसे कुछ जानकारी में भी ना आए और कहीं बदनामी उसके सिर पर ना आ जाए। तो फिर गांधी जो है 2 जून, याद रखिए 2 जून सोमवार का दिन था। सोमवार के दिन गांधी हमेशा मौन रहा करता था। उसने डे ऑफ साइलेंस के रूप में सोमवार को बीते माने कई 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 वर्षों से वो इसको ऑब्जर्व कर रहा था। ऐसे में जब वो 12 बजे, ठीक 12 बजे वायसराय से मिलने पहुंचता है, तो वायसराय की जो बेचैनी है वो गांधी से भी अधिक होती है, क्योंकि गांधी से वह 1 अप्रैल 1947 को मिल चुका था। गांधी ने जिन्ना का नाम प्रस्तावित किया, इस प्रस्ताव को लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद गांधी ने कहा था कि लीव इंडिया टू द इंडियंस, तुम इसमें हस्तक्षेप मत करो, हम इंडियंस यानी कांग्रेस के नेता ये लोग आपस में जो तय करेंगे वही होगा, डोंट इंटरफेयर। अब माउंटबेटन को लग रहा था कि जिन्ना मान गया, नेहरू मान गया, सरदार पटेल मान गए, इन सारे लोगों ने हमारे विभाजन के प्लान को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये जो बुढ़ा है अब आया है यहाँ पे स्पॉइल करने, क्योंकि इसी से इसको डर भी था। मैंने
चौथे एपिसोड में इस बात को आपसे साझा भी किया था। लेकिन जैसे ही गांधी आता है और उसको रिसीव करने के लिए जब माउंटबेटन आगे बढ़ता है, तो गांधी अपने होठों पर उंगली रख करके इशारा करता है कि आज उसके मौन का दिन है। और इसी दृश्य को देख करके माउंटबेटन के बाँछें खिल जाती हैं। इन दोनों के बीच में लिख करके माउंटबेटन तो बोल करके कहता है और गांधी लिख लिख करके हर चीज़ का जवाब देता है। और गांधी उसमें 2-3 बातें जो स्क्रिबल करके लिख करके देता है, वो सारी चीज़ें आज भी संरक्षित हैं। उसमें वो माउंटबेटन को बताता है कि देखो, मैंने सोमवार के दिन डे ऑफ साइलेंस, मौन का दिन इसलिए रखा था कि ये मेरे व्यक्तिगत जीवन का एक हिस्सा है। वो इसके बारे में अपने तरह से बड़बड़ाता है कुछ, उसको हम नहीं जाएंगे क्योंकि इन्हीं सब बड़बड़ाहट को सुन करके हमने गांधी को बहुत बड़ा बना दिया, एक राक्षस बना दिया। इसके बाद गांधी कहता है कि मैंने इसके लिए 2 अपवाद रखे हैं। मैं अपना मौन तभी तोड़ूंगा जब किसी तरह की राष्ट्रीय आपदा हो। विभाजन की बात करने आए हो, माउंटबेटन से करने आए हो, ये विभाजन की विभीषिका देश के ऊपर कोई कैलामिटी या एक नेशनल कैलामिटी नहीं है, एक राष्ट्रीय संकट नहीं है, ऐसा मान के उसने मौन नहीं तोड़ा। दूसरा, उसने कहा कि अगर किसी बीमार व्यक्ति के सेवा इत्यादि के क्रम में मुझे बोलना पड़े तो मैं अपने मौन को तोड़ देता हूं। यानी देश का विभाजन होना इन दोनों ही कारणों से छोटा था, इसलिए गांधी ने मौन नहीं तोड़ा। और एक चीट या पर्चे पे जो बाद में माउंटबेटन ने सार्वजनिक किया था, उस पर लिखा कि एंड आई नो माउंटबेटन यू डोंट वांट मी टू स्पीक एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू ब्रेक माय साइलेंस टुडे एटलीस्ट फॉर यू। और वो चला जाता है। उसके जाने के बाद माउंटबेटन राहत की सांस लेता है और 3 तारीख को आकाशवाणी के माध्यम से देश के विभाजन की घोषणा हो जाती है। और अभी घोषणा होती है और चारों तरफ जिहादी मारकाट मच जाता है। अभी तक तारीख की घोषणा नहीं हुई है क्योंकि माउंटबेटन अभी समझ नहीं पा रहा है कि कितने ऐसे काम होंगे बंटवारे के जिसे निपटाते निपटाते कम से कम नहीं तो 7-8 महीने लग जाएंगे, इसलिए तारीख का ऐलान नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आकाशवाणी पे ये समाचार प्रसारित की जाती है, गांधी एक बार फिर से रात भर के लिए बेचैन होता है। लेकिन इस बार गांधी अपने ना अपने वो नहीं पहुंचता है। इस बार ये बेचैनी दूसरे तरफ अधिक होती है, यानी माउंटबेटन के मन में, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने घोषणा तो कर दी है, लेकिन अगर गांधी अगर आकर के कुछ उल्टा पुल्टा कर दे तब तो मेरा एक पूरा का पूरा प्लान खत्म हो जाएगा। तब उसने गांधी को बुला भेजा और गांधी को कुछ ऐसे समय पे बुला भेजा कि गांधी पहुंचता है माउंटबेटन के पास लगभग 6-6:15 के आसपास। और गांधी और माउंटबेटन के बातचीत करने की अवधि सीमित हो जाती है आधे घंटे से 40 मिनट तक, क्योंकि 7 बजे यानी 4 जून 1947 को 7 बजे तक गांधी को अपने प्रेयर मीटिंग में पहुंचना है। जैसे उसका मौन बहुत पक्का था, वो उसे ऑब्जर्व करता था, उसी तरह से उसे पंक्चुअलिटी बहुत पसंद थी। वो पंक्चुअलिटी को भी नहीं तोड़ता था चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए। और इन दोनों चीज़ों को हमें बताया गया। लेकिन सवाल यह है कि हम पंक्चुअल किस लिए हो रहे हैं, अपने इमेज को बिल्डअप करने के लिए या देश के लिए। जो भी हो, माउंटबेटन और गांधी के बीच में बहुत लंबी बातचीत होती है, बहुत लंबी यानी आधे घंटे में, क्योंकि आज गांधी बोल रहा था। लेकिन गांधी बोलते 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 सारी बातें करता रहा। वो सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि देखो, ऐसा है कि इसमें मेरा कोई ब्लेम नहीं है, इसे जैसे भी। तब देखा कि गांधी अपना इमेज बिल्डिंग आज भी करना चाह रहा है और माउंटबेटन इसके नब्ज को पकड़ चुका था। वो जिन्ना की बात करता है, नेहरू की बात करता है और कहता है कि देखिए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। वो ये नहीं कह रहा है कि पार्टीशन को मैं रोक दूंगा चाहे तुम रोक दो, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। वो सिर्फ ये कह रहा है कि तुम लोग ये जो कुछ भी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसी योजना है, किसने ऐसा कहा, जिन्ना ने कहा, नेहरू ने कहा, ऐसी ऐसी जो अनर्गल प्रलाप होते हैं, ऐसी बातचीत होती है। और इन सारी बातों का सिलसिला मैंने पहले भी रेफर किया और वो इस पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट में बखूबी दर्ज है। तो उसके बाद जब माउंटबेटन ने देखा कि इसकी बड़बड़ाहट तो रुकने को नहीं, नाम नहीं ले रही है, तब उसने कहा कि मिस्टर गांधी, तुम्हें याद है तुमने मुझे पहले कहा था कि भारत के फैसले को भारतीयों पर छोड़ दो। तो तुम जो बारंबार कह रहे हो कि व्हाट इज योर माउंटबेटन प्लान, व्हाट इज योर माउंटबेटन प्लान, तो ये माउंटबेटन प्लान नहीं है बॉस, ये है गांधी प्लान। क्योंकि तुमने मुझसे कहा था लिव इंडिया टू द इंडियंस, और ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूं ये सब इंडियंस ने कहा, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। और गांधी को मिल गया तुरुप का पत्ता। अरे वाह, क्या बात है, ये तो गांधी प्लान है।
तो मैं तो माउंटबेटन कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है माउंटबेटन प्लान, और मैं कह रहा हूँ गांधी प्लान। और इसके बाद गांधी वहां से संतुष्ट होकर के चला आता है। उसके प्रेयर मीटिंग में सैकड़ों लोग इस आशा में बैठे थे कि आज तो कम से कम, जब आकाशवाणी से इस बात की घोषणा हो चुकी है, तो गांधी पासा पलट करके ही दम लेगा। लेकिन गांधी लौट के आने के बाद फिर वो नौटंकी की बातें करता है प्रेयर मीटिंग में, और विभाजन, ट्रांसफर ऑफ पावर और माउंटबेटन प्लान, इसकी कोई चर्चा नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं था कि गांधी अभी भी, गांधी के हाथ से सब कुछ चला गया था। गांधी अभी भी बहुत कुछ बचा था, लेकिन गांधी कैसे गंवा देता है इसकी चर्चा हम आगे करते रहेंगे। अब आते हैं 4 जून को गांधी से मिलने के बाद 5 जून को अब माउंटबेटन को लगा कि वो अब पूरी तरह से अपने प्लान में कामयाब हो चुका है। तो क्या करे, पूरी दुनिया की प्रेस को बुला लेता है। लगभग 300 साढ़े 300 पत्रकार पहुंचते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां माउंटबेटन उनके प्रश्नों का उत्तर देता है जो रिलेटेड होते हैं जिन्ना, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, नेहरू, गांधी, सरदार पटेल इत्यादि से संबंधित, क्योंकि देश को बांटना, ट्रांसफर ऑफ पावर करना इन्हीं लोगों से संबंधित होता है। उन सारे प्रश्नों में उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ तक कि गांधी का लड़का जो हिंदुस्तान टाइम्स का संपादक होता था, संभवतः मैं नाम भूल रहा हूँ, या तो रामचंद्र गांधी या कोई और नाम था, मैं भूल रहा हूँ भी, लेकिन वो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है। ये सारी बातें चलती हैं, लेकिन अभी तक 15 अगस्त की घोषणा नहीं हुई है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने एंड में पहुंचता है तो अचानक उस भारतीय पत्रकार की कोई जानकारी हमें नहीं मिलती इतिहास की पुस्तकों में। यहां तक कि डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस ने भी उस पत्रकार का नाम नहीं दिया जिस पुस्तक को मैंने अभी आपको दिखाया। वो एक प्रश्न करता है, वो कहता है कि माउंटबेटन, इफ यू, एज यू से, एंड द कांग्रेस लीडर्स एज यू से, एंड द मुस्लिम लीग लीडर्स एज यू क्लेम, all of you are in such a great hurry to effect the transfer of power and partition the country, you must certainly have a definite date in your mind for effecting such a partition. So if you have a date in your mind, what is that? माउंटबेटन को कुछ सेकंड्स लगते हैं इस प्रश्न को ग्रैस्प करने में, और फिर वो अचानक कहता है 15 अगस्त 1947, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सन्नाटा छा जाता है। 15 अगस्त 1947, यानी बस अब कुछ ही दिनों बाद, और यहां एक तरह से बम विस्फोट हो जाता है। यहीं पर जो माउंटबेटन प्लान का वो हिस्सा है, क्लेमेंट एटली का पार्ट हम जान चुके थे, जॉर्ज 6 का कॉमनवेल्थ का प्लान भी हम जान चुके थे, यानी ट्रांसफर ऑफ पावर और कॉमनवेल्थ। ये जो 15 अगस्त का मसला है, ये यहां आकर के बम ब्लास्ट कर जाता है। बूम। वो बूम क्यों करता है? क्योंकि यहीं पर छुपा था एक ऐसा राज जो सिर्फ और सिर्फ माउंटबेटन के मन में खिचड़ी पक रहा था। वो क्या था? ठीक 15 अगस्त 1947 के 2 साल पहले, जब विंस्टन चर्चिल ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने माउंटबेटन को सुप्रीम कमांडर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया बना करके भारत भेजा था, तब बर्मा की जंगलों में, आसाम यानी नॉर्थ ईस्ट की जंगलों में इंडियन नेशनल आर्मी को सरेंडर करवाया था एज सुप्रीम कमांडर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इसी माउंटबेटन ने, इसी 15 अगस्त को। यानी उसने भारतीयों को एक जबरदस्त शिकस्त दी थी इस तारीख को। तो फिर अगर ये आज़ादी का दिन देना चाह रहा था, इसमें शिकस्त की भावना कैसे आती है? क्योंकि माउंटबेटन, गांधी, नेहरू और जिन्ना को पता था कि ये किसी तरह का इंडिपेंडेंस नहीं है, ये देश को, एक नेशन को सीवियर किया जा रहा है, काटा जा रहा है। इसीलिए ये 15 अगस्त की तारीख माउंटबेटन के लिए व्यक्तिगत रूप से एक विक्टोरियस, एक जीत की तारीख थी, एक विक्ट्री की तारीख थी। क्योंकि जैसे 15 अगस्त 1945 जब वो 43 वर्षीय सुप्रीम कमांडर होकर के आईएनए के सोल्जर्स को सरेंडर करके लाल किले में कैद कर लेता है, ठीक उसी तरह से 15 अगस्त 1947 को वो देश के टुकड़े कर देता है और अपने कजन से निभाने वाले उस वादे का एक बहुत मैग्निफाइड फॉर्म दे देता है, जिसमें वो एक कॉमनवेल्थ नहीं बल्कि 2-2 कॉमनवेल्थ नेशन को अपने भाई को गिफ्ट कर देता है। और इसके बाद तो जो कत्लेआम और विभीषिका की जो एक कह सकते हैं कि डांस मैकेबर का एक जो नंगा नाच शुरू होता है, वो सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि
लाखों हिंदू जो जिहाद के हिस्से नहीं थे वो मारे गए, और प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ मुसलमान मारे गए, जिसमें मुसलमानों का मारा जाना किसी तरह का कोई योजनाबद्ध नहीं था, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रतिक्रिया थी। लेकिन मुसलमानों का जो कृत्य था वो उनके कुरान और इस्लाम और मोहम्मद से इंस्पायर्ड जिहाद था, जहां वो अल अनफाल नामक सूरा से प्रभावित होकर के माले गनीमत को पाने के लिए और जिहाद को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को ले रहे थे। और पाकिस्तान को उन्होंने दुनिया का दूसरा मदीना कहा था। एक मदीना मोहम्मद ने बनाया था और दूसरा मदीना जिन्ना ने बनाया था। और इस बीच में 15 अगस्त की तारीख ने बम विस्फोट का काम किया, और अब तक जो नरसंहार हिंदुओं का हो रहा था उसकी स्पीड 3 तारीख की रात से जो बढ़ी थी, वो जैसे ही 15 अगस्त की तारीख अनाउंस होती है वो और अधिक एक्सेलरेट कर जाता है, और फिर कत्लेआम का जो दायरा है वो और अधिक बढ़ जाता है, लूट खसोट का दायरा और अधिक बढ़ जाता है। और फिर ऐसी ऐसी कहानियां निकल करके आती हैं जिन कहानियों को सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग तो हाल फिलहाल तक और अभी भी जीवित हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से उन वारदातों को देखा था, उस विभीषिका को देखा था। और संजोग से मैं द टेलीग्राफ और द हिंदुस्तान टाइम्स में रहते हुए भी कुछ एक ऐसे लोगों का इंटरव्यू कर पाया था जो पाकिस्तान में अपने घर, अपनी संपत्ति, अपने रिश्तेदारों को मरते खपते हुए देख करके छोड़ के चले आए थे। ये सब कुछ दर्ज हुआ, और ये सब कुछ करने कराने वाले 4-5 लोग थे। उसमें एट द टॉप नाम था गांधी, उसके बाद ही बाकी किसी का नाम आता है, और गांधी इसे रोक नहीं पाता है। और परिणाम क्या निकलता है कि एक बार जब माउंटबेटन ने कह दिया कि 15 अगस्त 1947, तो फिर वो टस से मस नहीं होता है। और यहीं आकर के मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि जब विंस्टन चर्चिल ने इसे सुप्रीम कमांडर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया बनाया था, तब इसने 24 घंटे का वक्त मांगा था। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि क्या तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है? तब माउंटबेटन ने एक बहुत ही खतरनाक सेंटेंस कहा था, इट्स नॉट दैट, इन फैक्ट आई सफर फ्रॉम द कॉन्जेनिटल वीकनेस ऑफ थिंकिंग दैट आई कैन डू एनीथिंग। और ठीक उसी सेंटेंस के लाइट में उसने आईएनए को शिकस्त दी थी 15 अगस्त 1945 को, और उसी सेंटेंस के लाइट में वो आज इंडिया को सीवियर कर रहा था। इसे रोकने का आखिरी मौका कांग्रेस के हाथ में था, और वो आखिरी मौका जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसके हाथों में था वो था गांधी। लेकिन वो रोक नहीं सका, रोका जा सकता था, क्योंकि 5 जून 1947 के बाद ऐसा नहीं है कि 15 अगस्त आने के बीच में सिर्फ एक रात्रि थी, कई दिन थे। लेकिन ठीक 10 दिन बाद या 9 दिन बाद एक ऐसा भी दिन आया था जिस दिन माउंटबेटन के इस घिनौनी योजना को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता था। और एकमात्र व्यक्ति जो इसे खत्म कर सकता था वो माउंटबेटन का रिप्रेजेंटेटिव बन करके उसे खत्म नहीं कर पाता है, बल्कि उस पर मुहर लगवा देता है कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में। इसमें एक एपिसोड और लेना होगा, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक कहानी है, और वहीं तक सीमित नहीं रह जाती है, बात उसके आगे तक भी जाती है। यानी 14 जून, 15 जून, 16 जून की तारीखें तो कांग्रेस और गांधी के लिए महत्वपूर्ण थी। उसके बाद भी एक बहुत जबरदस्त घटना घटती है, जहां गांधी उस घटना को अपने ईगो पर लेकर के अंत में वो मान के चलता है कि अब तो चाहे जो हो जाए पार्टीशन होकर के रहेगा। इसे मैं इस एपिसोड के, इस श्रृंखला के अगले एपिसोड यानी 6ठे एपिसोड में आपके साथ साझा करूंगा। वर्तमान एपिसोड यानी 5वें एपिसोड में मैं सिर्फ और सिर्फ 5 जून 1947 तक सीमित रहता हूं, जहां मैं इस बात को आपके सामने इस्टेब्लिश करने में सफल रहा, यदि रहा तो, कि यानी यदि आप इस बात को समझ लें तो कि 15 अगस्त की तारीख जश्न की तारीख नहीं है, क्योंकि ये तारीख चुनी थी माउंटबेटन ने। और क्यों चुनी थी यह भी मैंने जाहिर कर दी, क्योंकि इसे बहुत लंबे समय तक छुपाया गया, बहुत ही लंबे समय तक छुपाया गया। जब मैं टेलीग्राफ में काम करता था, ये बात उन दिनों की होगी 2004 या 5 या 6, तब मुझे कहीं से एक छोटा सा एक रिपोर्ट मिला था किसी अखबार का हिस्सा जहां इसका जिक्र था। और फिर ढूंढते 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 अंततः मैंने कई किताबों की खाक छानी,
तब जाके इसका डिटेल मिला और अंततः इसका ग्राफिक डिटेल मुझे मिला इसी पुस्तक में, जिसे हम कहते हैं फ्रीडम एट मिडनाइट बाय डोमिनिक लैपियर एंड लैरी कॉलिंस। तो इस बात को हमने आज आपके साथ साझा किया। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि जो आखिरी मौका था जब देश के विभाजन को, यानी 15 अगस्त देश के बंटने की कहानी को एकदम पट्टाछेप कर दिया जाता, तब गांधी ने कैसे नेहरू, पटेल और माउंटबेटन और जिन्ना का पक्ष लेते हुए पासा पलट दिया और हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसा कलंक और घाव दे गया जिसे हम आज तक महसूस कर रहे हैं। आज भी हमारे जिस्म और दिल की छलनी कर रहा है ये तारीख। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। अभी के लिए, इस एपिसोड के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।